Hello students, welcome back to my channel Shipra Classes. A very good morning to all of you. प्रीवियस वीडियो आपने मेरी वॉच आउट की. मैंने प्रीवियस वीडियो में यूटेट के 2021 का पेपर 1 डिस्कस किया था सीडीपी का, जिसके हमने 14 क्वेश्चन डिस्कस किए थे. आज हम कंटिन्यू करेंगे वही वीडियो क्वेश्चन नंबर 15 से. अगर कहीं किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर पाऊँ और आप लोगों की भी हेल्प कर पाऊँ. तो अभी हम अपना क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं. व्हाट इज अवर 15 क्वेश्चन? द स्टेज ऑफ लाइफ दैट बिगिंस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी और द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज अटेन्ड इज कॉमनली नोन एज. आपसे ये पूछी जा रही है कि जीवन की वह अवस्था जिसका प्रारंभ यौवनारंभ से होता है और जब यौन परिपक्वता का प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है, साधारणतः वो क्या कहलाती है? तो आपको ये 4 स्टेजेस दी गई हैं और आपसे वो एक पूछी गई है, वो स्टेज पूछी गई है लाइफ की जहां पर सेक्सुअल मैच्योरिटी की बात शुरू होती है. तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, चाइल्डहुड में ऐसा नहीं होता, इन्फेंसी में ऐसा नहीं होता, एडल्टहुड में नहीं होता. ये कब होता है? किशोरावस्था में, एडल्ट सेंस में. प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ये तीनों अवस्थाएं ऐसी हैं जिनका प्रारंभ यौवनारंभ से नहीं होता है. तो द स्टेज ऑफ लाइफ दैट बिगिंस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी और द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज अटेन्ड इज कॉमनली नोन एज एडोलसेंस. तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हुआ डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एडोलसेंस? एडोलसेंस किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? काल्पनिक श्रोता किशोरों का एक विश्वास है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतने ही ध्यानाकर्षित हैं जितने कि वे स्वयं. किशोरों में अद्वितीय का बोध उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कोई भी व्यक्ति उनको या उनकी अनुभूतियों को नहीं समझता है. व्यक्ति दंत कथाएं प्राय किशोरों की डायरी का भाग होती हैं. उपरोक्त सभी, अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं या हिंदी में पढ़ते हैं, जिस लैंग्वेज में भी आपको समझ में आता है उसको अच्छे से रीड आउट कीजिए, तो हमें ये समझ में आएगा कि ये सारे ही ऑप्शंस एडोलसेंस की बात कर रहे हैं. तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा. इमेजिनरी ऑडियंस होती है एडोलसेंट में, बिलीव दैट अदर्स आर इज प्री ऑक्यूपाइड विद देम एज दे आर अबाउट देमसेल्फ. वो सोचते हैं कि लोग उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए कि लोग उनका विश्वास करें, वो जो कह रहे हैं वो ऐसा काल्पनिक बना लेते हैं कि दूसरे लोग भी उनको उतना ही ज्यादा पसंद करें जितना वो खुद को करते हैं. एडोलसेंस में क्या होता है? सेंस ऑफ यूनिकनेस मेक्स देम थिंक दैट नो वन अंडरस्टैंड देम देयर फीलिंग्स. एडोलसेंस की एज में बच्चे ये सोचने लगते हैं, किशोर किशोरियां सोचने लगती हैं कि उन्हें कोई नहीं समझ रहा, उनकी फीलिंग्स को कोई नहीं समझ सकता है. तो सी ऑप्शन है, पर्सनल फेबल्स आर ऑफन पार्ट ऑफ एडोलसेंट डायरीज. तो व्यक्तिगत दंत कथाएं प्राय किशोरों की डायरियों का भाग होती हैं. वो अक्सर क्या करते हैं, इस एज में डायरी बनाते हैं. उनकी जो फीलिंग्स होती हैं, जो प्राइवेसी होती है, जो बात वो शेयर करना चाहते हैं, अक्सर वो अपनी डायरी में शेयर करते हैं. तो ये सारी एजेस जो होती हैं, ये सारी स्टेजेस जो होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब एडोलसेंस की हैं. तो ऑल ऑफ द अबव यू आर योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोरेक्सिया नर्वोसा. एनोरेक्सिया नर्वोसा इज अ ईटिंग डिसऑर्डर, आहार ग्रहण संबंधी विकार. ईटिंग डिसऑर्डर अगर किसी में है तो उसे हम बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा. देखिए 3 दिन से हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं सीडीपी का. फर्स्ट डे हमने डिस्कस करा डिस्फेजिया, सेकेंड डे हमने डिस्कस किया डिस्ग्राफिया, आज हम थर्ड डे डिस्कस कर रहे हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा. इट मीन्स ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है. इन टर्म्स की एक लिस्ट बनाई है अपनी नोटबुक में और सबको एक साइड नोट डाउन कीजिए. मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊं, अदरवाइज जैसे जैसे आपको क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं आप उनको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहिए. द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू ब्राइट लाइट आफ्टर एक्सपोजर टू डिम लाइट इज कॉल्ड. मंद प्रकाश के प्रभावन के बाद तीव्र गति से समायोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है लाइट एडेप्शन, प्रकाश अनुकूलन. The process of adjusting to bright light after exposure into dim light. dim light के बाद जब bright light आती है तो उसको हम क्या कहते हैं? light adaptation, प्रकाश अनुकूलन. कि मंद प्रकाश के बाद कोई तीव्र प्रकाश की समायोजन की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश अनुकूलन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लर्निंग? लर्निंग के बारे में बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है.
Learning is any relatively permanent change in behavior. Learning always involves some kind of experience. यहाँ always आ गया तो ये wrong हो गया. Learning, एक मिनट, लर्निंग ऑलवेज इन्वॉल्व सम काइंड, नहीं ठीक है, अधिगम में सदैव किसी ना किसी तरह का अनुभव सम्मिलित होता है. यहाँ पर ऑलवेज उस सेंस में नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर ऑलवेज का मीनिंग दूसरे सेंस में है. इट मीन्स कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो लर्निंग होती है उसमें कुछ ना कुछ अनुभव सम्मिलित होता है. आप जो भी कुछ सीख रहे हैं उससे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ले रहे हैं. और लर्निंग जो होती है व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन को हम अधिगम बोलते हैं. लर्निंग इज एन इन्फर्ड प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम परफॉर्मेंस. तो अधिगम जो होता है एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है, परफॉर्मेंस से अलग होती है. लर्निंग इज इन्फर्ड प्रोसेस एंड इज डिफरेंट फ्रॉम परफॉर्मेंस. देन ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फॉर्मल असेसमेंट. फॉर्मल असेसमेंट का फीचर कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है. वेरीज फ्रॉम केस टू केस, ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड. औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता जो नहीं होती है वो होती है परिवर्तनशील. वेरीज फ्रॉम केस टू केस. ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे फॉर्मल असेसमेंट. फॉर्मल असेसमेंट क्या होता है, औपचारिक मूल्यांकन क्या होता है. औपचारिक मूल्यांकन में हम कभी भी, औपचारिक मूल्यांकन जो होता है वो परिवर्तनशील नहीं होता है. फॉर्मल है. फॉर्मल किसे बोलते हैं, फॉर्मल जहां पर आप बहुत ज्यादा, जैसे कि बॉस से बात कर रहे हैं तो आप बहुत फॉर्मल होके बात करेंगे, फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो आप इनफॉर्मल होके बात करेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं. तो वेरीज फ्रॉम केस टू केस. तो फॉर्मल की ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. फॉर्मल मूल्यांकन, फॉर्मल असेसमेंट की विशेषता क्या नहीं है, वेरीज फ्रॉम केस टू केस. ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ, मानकीकृत एंड व्यवस्थित, ये तीनों क्या है, औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज प्रपोज्ड बाय. टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है, डायरेक्ट ये दी है चार्ल्स स्पेयरमैन ने. तो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को भी, इस पॉइंट को भी, कि आपको इस थ्योरी को भी पढ़ना है. और टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसके द्वारा दी गई है, बुद्धि की द्विकारक सिद्धांत दिया गया है चार्ल्स स्पेयरमैन के थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पॉन्स, ऑर्गेनाइजेशन, response, organization and characterization are included in which domain of educational objective. अनुक्रिया, व्यवस्थापन एंड चरित्रीकरण, ये जो होता है ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के किस डोमेन में आता है, शैक्षिक उद्देश्यों के किस पक्ष में इनकी बात की जाती है, रिस्पॉन्स की, ऑर्गेनाइजेशन की और करेक्टराइजेशन की. देखिए कहीं रिस्पॉन्स देना है, कुछ ऑर्गेनाइज करना है, कुछ करेक्टराइज करना है, चरित्र की बात हो रही है, व्यवस्था की बात हो रही है, अनुक्रिया की बात हो रही है, तो ये सब चीजें आपकी आती हैं अफेक्टिव डोमेन में. साइकोमोटर डोमेन का मतलब होता है कुछ काम करना. हम यहाँ पे कुछ कर नहीं रहे हैं, हम सिर्फ एक अनुक्रिया दे रहे हैं, व्यवस्थापन कर रहे हैं, चरित्रीकरण की बात हो रही है, ज्ञानात्मक, मेंटल, कॉग्निटिव स्किल्स आते हैं इसमें. तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो भावात्मक पक्ष की बात हो रही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ मोटिवेशन. इनमें से बताना है मोटिवेशन की टेक्निक कौन सी नहीं है. रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट्स, रिवॉर्ड दोगे या पनिशमेंट दोगे तो वो भी एक मोटिवेशन ही हुआ. प्रेस कर रहे हो किसी को, रिप्रूफ कर रहे हो, नोवेलिटी, नवीनता कुछ लेकर आ रहे हो, तो ये सब मोटिवेशन की एक टेक्निक्स हैं. रिकॉल करना, इट्स नॉट अ टेक्निक ऑफ मोटिवेशन. तो 23 का आंसर हुआ डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इमोशनल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इज. बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है. तो हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट, फैमिली एटमॉस्फेयर एंड रिलेशनशिप, नेबरहुड, कम्युनिटी एंड सोसाइटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव. इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. कैसे, आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है, जो बच्चा संवेगात्मक विकास हो रहा है किसी बच्चे का, तो उनमें से कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं. तो देखिए जैसी उनकी हेल्थ होगी, जैसी उनकी फिजिक होगी, जैसा उनका डेवलपमेंट होगा हेल्थ और फिजिकल का, तो उनका इमोशनल डेवलपमेंट भी उस पर डिपेंड करता है. फैमिली के एटमॉस्फेयर पे, उनके रिलेशनशिप पे, उनके नेबरहुड पे, उनकी कम्युनिटी पे, उनकी सोसाइटी पे, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट पे. तो ये सब चीजें आएंगी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इमोशनल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप आर कंडीशनिंग इज नोन एज. टाइप आर कंडीशनिंग को हम बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग. सक्रिय अनुबंधन, अनुक्रिया जन्य अनुबंधन कहते हैं सक्रिय अनुबंधन को. तो 25 का आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनको ज्यादा, बहुत ज्यादा समझने की
पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही है, एकदम से डीपली सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वो थ्योरी पढ़ी है, वो टॉपिक पढ़ा है, तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही माइंड में स्ट्राइक करेगा और आप आंसर दे देंगे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आर रिलेटेड टू, ये मैंने किस में पढ़ाया है आपको, मैस्लो की थ्योरी में। तो इसका आंसर भी, अगर आपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स और मैस्लो की हायरार्की ऑफ मैस्लो की थ्योरी पढ़ी है, मैस्लो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे कि ये किसकी थ्योरी में बात करी गई है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की मैस्लो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग में बात करी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज, सेंसरी मेमोरी की बात हो रही है, तो सेंसरी, सेंसिस से इमीडिएट रिएक्शन मिलता है ना हमें सेंसिस से, तो इमीडिएट मेमोरी को हम बोलते हैं संवेदी स्मृति, संवेदी स्मृति कहते हैं तात्कालिक स्मृति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस को लेकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज पॉजिटिव, यस, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच में अगर रिलेशनशिप पॉजिटिव है तो वो अच्छा ही होगा। इंटेलिजेंट डज नॉट इंश्योर क्रिएटिविटी, बुद्धिमान को जाना या निश्चित नहीं करता है, आप अगर बुद्धिमान है तो जरूरी नहीं है कि आप क्रिएटिव भी होंगे। क्रिएटिविटी टेस्ट इन्वॉल्व डाइवर्जेंट थिंकिंग, वेयर एज इंटेलिजेंस टेस्ट इन्वॉल्व कन्वर्जेंट थिंकिंग, यस, तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की बात क्या होती है, क्रिएटिविटी सृजनात्मक परीक्षण में अपसारी चिंतन का उपयोग होता है, जबकि बुद्धि परीक्षण में अभिसारी का। डाइवर्जेंट मतलब होता है कि कई सारे तरीके खोज लेना, क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, क्रिएटिविटी कुछ क्रिएट करना, कुछ नया निकाल के लाना, तो कुछ ना कुछ डिफरेंट होना, बल्कि इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the level of consciousness which is considered as the reservoir of instinctive or animal drives is, तो चेतना का वह स्तर जो अचेतन मूल प्रवृत्तिक और पाश्विक अंतर्नादों का भंडार होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आंसर है इसका। द काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म in which anxiety provoking behaviors or thoughts are totally dismissed by the unconscious is, क्या कहा जा रहा है, वह रक्षा युक्ति जिसमें दुश्चिंतता उत्पन्न करने वाले व्यवहार और विचार पूरी तरह चेतना के स्तर में विलुप्त कर दिए जाते हैं, तो उसे अस्वीकरण कहते हैं, दमन कहते हैं, प्रक्षेपण कहते हैं या युक्तिकरण कहते हैं। तो देखिए इसमें बात हो रही है कि विलुप्त कर दिया है, मतलब उनका दमन कर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिप्रेशन। तो क्वेश्चन कई बार इंग्लिश में नहीं समझ में आते हैं, तो आप हिंदी जरूर पढ़िए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आप अपनी मदर टंग से, अपनी हिंदी लैंग्वेज से सही कर सकते हैं। कई बार कंफ्यूजन होता है, तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन को हिंदी में एक बार जरूर रीड आउट कीजिए। तो आज हमने 2021 के यूटेट पेपर 1 के सीडीपी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में यूटेट पेपर 2 के सीडीपी के क्वेश्चंस लेकर आऊंगी ईयर 2021 के। तो जब तक वीडियोस देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मेरा भी अप हो और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।